और इस वक्त संसद में असदुद्दीन ओवैसी बोल रहे हैं, सीधे आपको वही लिए चलते हैं। सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एमएचए में उसमें तमाम मजाहिब के लोगों का एक काउंटर सेल बनाइए आप। और सर ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती एनडीए 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तारीफ करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई वर्षों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस 2 भारत को समझने की जरूरत है। सर खत्म, सर मुझे खत्म, सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर मैं आपसे गुजारिश यह करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे हो उसको? देखिए मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी। आपकी चिंता हमें है ना सर, मैं आप सिक्योरिटी दे रहे हैं आपको नहीं सर। देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर यूएपीए लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहे आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर।
Thank you, sir. Sir, I endorse with the feeling of. तो बड़ी बात कह दी असदुद्दीन ओवैसी ने, उनको जेड कैटेगरी की सुरक्षा नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं उन पर गोली चलाने वालों पर यूएपीए लगाया जाए। उन्होंने कहा कि मैं जेड सिक्योरिटी की अपनी सुविधा रिजेक्ट करता हूं, मुझे जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए। वो कह रहे हैं कि मैं घुटन में नहीं रह सकता, मैं आज़ाद तरीके से घूमने वालों में से हूं, लेकिन आप उन लोगों पर यूएपीए लगाइए जिन लोगों ने मुझ पर हमला किया। इस देश की व्यवस्था आप देखिए, जहां एक 4 बार के मर्तबा के एमपी के ऊपर 6 फीट से गोलियां मारी जाती हैं। साफ साफ यहां पर मौजूदा सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए ओवैसी और कहते हुए कि गोलीकांड के आरोपियों पर न केवल यूएपीए लगाइए बल्कि सबको बराबरी का मौका दीजिए, और जिस दिन समाज के लोगों को उस तरह की सुरक्षा मिल जाएगी मैं भी वो सुरक्षा ले लूंगा। लेकिन जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी से इनकार करते हुए ओवैसी ने कहा कि 2 लोग मेरी रेकी करते हैं, मुझ पर गोलियां चलाते हैं, ये हालात हैं। चलिए, ओवैसी ने साफ साफ कहा कि उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, लेकिन वो चाहते हैं कि माहौल अच्छा हो देश का। लेकिन इससे पहले यूपी में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ रही एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी को आज जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। ये फैसला हापुड़ में उनकी कार पर फायरिंग के बाद किया गया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी अब जेड कैटेगरी सुरक्षा घेरे में रहेंगे। उनके घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। बैरिकेड से पहले गाड़ी स्लो होती है, अचानक एक बड़ी जोरदार आवाज आई, तो हम बोले कहां से आ रही है आवाज। जब दूसरी आवाज आई तो हमारे दोस्त यामीन खान जो गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कहा कि हमला हो रहा है आप पे। कल मेरठ से दिल्ली जा रहे ओवैसी की कार पर फायरिंग की गई थी। यह हमला हापुड़ की छिजारसी टोल प्लाजा पर किया गया था। इसी हमले के बाद केंद्र सरकार ने ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया। ओवैसी को यह सुरक्षा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं मिलेगी, वो देश भर में जहां भी जाएंगे उनके लिए सुरक्षा का यही स्तर मेंटेन किया जाएगा। तो देखिए, ओवैसी पर हमला एक आपराधिक मामला तो है, लेकिन क्या इसका राजनीति में भी कोई असर है? क्या यूपी के चुनाव में भी इसका कोई अच्छा असर होगा? आइए ये समझते हैं। पहले चरण में मुस्लिम बहुल वेस्ट यूपी में वोटिंग होनी है। पश्चिमी यूपी में एआईएमआईएम के 12 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुसलमान ओवैसी के पक्ष में गोलबंद हो सकते हैं। इस हमले के बाद मुस्लिम ओवैसी के साथ जाएंगे तो एसपी और आरएलडी को इसका घाटा हो सकता है। मुस्लिम ओवैसी के साथ जाएं तो बीजेपी को इसका फायदा हो सकता है। अब देखते हैं ये क्या होगा, लेकिन फिलहाल ये है कि ओवैसी ने कह दिया है कि उनको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी नहीं चाहिए, चुनाव अच्छे तरीके से हो और वो आजाद तरीके से घूमने वाले इंसान हैं। तो ओवैसी पर फायरिंग के 2 आरोपियों में से एक शुभम कहां रहता था, क्या करता था, घर वाले पक्के तौर पर कुछ नहीं बता रहे। हमारे संवाददाता ने शुभम के दादा और नाना से बात की। घर से नाता नहीं, अब ननिहाल वाले भी नहीं पहचान रहे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार आरोपियों में से एक सहारनपुर के शुभम की यही कहानी है। हमारे संवाददाता ने सहारनपुर में शुभम के दादा और उसके नाना दोनों से बात की। नंदी फिरोजपुर गांव में रहने वाले शुभम के नाना कहते हैं कि शुभम ददिहाल में रहता था और सांपला बेगमपुर में रहने वाले दादा का कहना है कि वो ननिहाल में रहता था। यहाँ तो वो बचपन में जब उसके माँ बाप मर गए, जब हम उसे ले आए थे पालने के लिए, जब वो सैना हो गया फिर उसे हमने भाई अपने घर जा। छोटा सा ही रहा, फिर अपने मामा होकर चला गया, वहाँ ठा ले गए, मामे ही ठा ले गए हम तक। बताया जा रहा है कि वो असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेताओं के भाषण से नाराज था। तो ओवैसी पर हुए हमले में सबका अपना एंगल है। एक तरफ जहां सहारनपुर के मौलाना मसूद मदनी ने आरोप लगा दिया कि इसमें बीजेपी और समाजवादी पार्टी का हाथ है, तो दूसरी तरफ अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से इस मसले को देख रही हैं। हैदराबाद में तो उनकी सलामती की दुआ हुई और विरोध प्रदर्शन भी हुआ। असदुद्दीन ओवैसी पर हुए जानलेवा हमले को लेकर मौलाना मसूद मदनी ने बड़ा बयान दे दिया है। मौलाना मसूद मदनी ने कहा कि बीजेपी या सपा ने यह हमला कराया। मदनी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में असदुद्दीन ओवैसी के आने से बड़े बड़े नेताओं की चूलें खिसक रही हैं। बैरिस्टर साहब के आने से बड़े बड़े लोगों की चूलें खसक रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों शामिल। उधर ओवैसी के लिए दुआ मांगी जा रही है। यह हैदराबाद में जमीयत उल मोमिनात मदरसा है। यहाँ ओवैसी की सलामती की दुआ मांगी जा रही है। हैदराबाद के कई इलाकों में पुलिस फोर्स अभी भी तैनात है। चार मीनार बाजार में रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा।
भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।